गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट से रिलेटेड बात करेंगे। एक नया टॉपिक है आपके करिकुलम में। लेट अस बिगिन with the definition of cost. If we look at the definition, expenditure incurred by a producer on the factor as well as non-factor inputs for a given amount of output of a commodity. Let us take an example. अगर आप एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं, यू आर मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम्स, आपने इस तरह का एक प्लांट सेटअप किया हुआ है अपना। तो उस आइसक्रीम को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको सबसे पहले एक फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जो रॉ मटेरियल है जैसे मिल्क, जो बाकी सारी शुगर और जितने भी आइसक्रीम में इंग्रेडिएंट्स लगते हैं आपको वो पहले परचेज़ करने पड़ते हैं। आपको फैक्ट्री चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, दैट दोज आर द इनपुट्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कई सारे इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, वही डेफिनेशन में यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर, वो खर्चा जो एक प्रोड्यूसर स्पेंड करता है किन चीज़ों पे, ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टर्स में हमारे जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब है जो भी आपका जो फिज़िकल जो लैंड जहाँ पे आप कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है, आपका जो भी प्रॉपर्टी होता है। लेबर, आप वहाँ पे जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ लगते हैं, चाहे वो वाइट कॉलर या फिर ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ हों आपकी फैक्ट्री में या आपके ऑफिस में। द कैपिटल, जो आप जो आपको मनी की ज़रूरत पड़ती है, जो आपकी मशीनरी होती है, वो सारा आप अरेंज करते हैं। और आपका खुद का एफर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप मींस कि जो बंदा वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है या जो बंदा वो बिज़नेस सेटअप करता है, उसका एक रिस्क एज्यूम करता है कि ये बिज़नेस स्टार्ट करके चाहे वो बिज़नेस प्रॉफिट में जाएगा या फिर लॉस में जाएगा, उसका रिस्क जो है वो ये एंटरप्रेन्योर एज्यूम करता है। ये सारे जो हैं, ये सारे फैक्टर इनपुट्स हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉन फैक्टर इनपुट्स, फॉर एग्जांपल हमारा रॉ मटेरियल जो है, दैट इज़ अ नॉन फैक्टर इनपुट। हमारी फैक्ट्री को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ एन नॉन फैक्टर इनपुट। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इनको हमें परचेज़ करना पड़ता है, जो भी हमारे सप्लायर्स होती हैं या जहाँ से भी ये फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये परचेज़ करने के लिए हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं एक तरह से, वो हमारे प्रोड्यूसर के लिए, वो हमारी फैक्ट्री के लिए एज़ सच, या वो हमारे बिज़नेस के लिए एक खर्चा बन जाता है जिसको हम कॉस्ट कहते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को जो खर्चा होता है ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। आप कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितना आपका आउटपुट है, उसके लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ा, उसके लिए आपको कितना स्पेंड करना पड़ा ऑन फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। द एक्सपेंडिचर में बी ऑफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नेचर। ये हम थोड़ा आगे डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। और इन इकोनॉमिक्स, कॉस्ट इज़ ऑलवेज मेजर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स में जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं, जो खर्चे की जो बात करते हैं, वो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से मेजर करते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज द टोटल सेक्रीफाइस इन्वॉल्वड इन अंडरटेकिंग दैट एक्टिविटी। आपने अगर कोई भी एक्टिविटी आपने करी, एक्टिविटी यहाँ पे मान लीजिए आपने यही बिजनेस स्टार्ट किया आइसक्रीम्स का, तो यहाँ पे आपको कई सारे फैक्टर्स को परचेज करना पड़ा। उन फैक्टर्स को परचेज करने के लिए, उस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा। सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पे आपको किस तरह का खर्चा करना पड़ा। जो आपने यहाँ पे कमिट कर दिया, वो अब आप किसी और काम में कमिट नहीं कर सकते हैं। आप उस पैसे को किसी और जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो पैसा अब इस फैक्ट्री में लगा दिया है। सो
द टोटल सेक्रीफाइस इन्वॉल्व्ड इन अंडरटेकिंग दैट एक्टिविटी। उस फैक्ट्री को सेटअप करने में आपने किस तरह का सेक्रीफाइस किया, आपने क्या सेक्रीफाइस किया, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया उसमें, वो आपके लिए एक कॉस्ट है जो कि हम एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानकर चलते हैं। कॉस्ट रिजल्ट्स इन करंट और फ्यूचर डिक्रीज इन द कैश और अदर एसेट्स, राइट। क्योंकि अगर आप कभी भी कॉस्ट को देखें तो कॉस्ट की वजह से कॉस्ट हमें एक्सपेंडिचर जो है वो हमें देना पड़ता है। तो अगर आप कभी भी खर्चा करेंगे ऑब्वियसली आपका कैश जो है वो आउटफ्लो होगा, आपका कैश जो है या फिर आपके एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे, क्योंकि आप कैश के बदले में कोई और जो है रॉ मटेरियल या कोई भी इनपुट अपनी फैक्ट्री के लिए परचेज कर रहे हैं। और एक करंट और फ्यूचर इंक्रीज इन द लायबिलिटी, या फिर अगर आप कैश डिपॉजिट नहीं करें, आप कैश स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप कैश सेल या सॉरी परचेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो भी आप परचेज करेंगे वो एक क्रेडिट परचेज होगी और क्रेडिट की वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सो जब भी आप कॉस्ट इनकर करेंगे, जब भी आपका खर्चा होगा, तो आपकी लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी हो या फिर फ्यूचर लायबिलिटी हो, वो इंक्रीज हो जाएगी। Now let us look at the explicit and implicit cost, nature of cost. सबसे पहले हम यहाँ पे explicit cost की बात करते हैं। From the firm's point of view, the total cost is a combination of explicit cost and implicit cost. इन दोनों का combination होता है। एक firm के लिए cost दो तरह के parts में divide किया गया है, explicit and implicit. Explicit cost का मतलब क्या है? It is the cost of hiring, purchasing the inputs from the market. Payments made by the firm to others for purchasing inputs from the market. आप जब भी मार्केट से कोई इनपुट खरीदते हैं, जैसे आपने मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा, आपने मार्केट से लेबर को हायर किया, आपने मार्केट से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज किया, आपने जो बिल्डिंग जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आप उसके लिए मान लीजिए रेंट पे कर रहे हैं, आपने वो किसी और से हायर पे ली है, राइट। या फिर आपने पैसा अगर किसी से लिया है, लोन जैसे बैंक से आप लेते हैं कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो आप उस पर क्या देते हैं, आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई बिल्डिंग हायर की है तो आप उसके लिए रेंट दे रहे हैं, अगर आपने मशीनरी परचेज किया है तो आप मशीनरी का पैसा देंगे। सो जो भी कोई कॉस्ट आप इनकर करेंगे जब आप मार्केट से कोई इनपुट जो है परचेज करेंगे, दैट मीन्स आप फिजिकली वहाँ पे जो खर्चा है वो हमें दिख जाता है, बिकॉज आप जो भी इनपुट वहाँ पे ले रहे हैं उसके बदले में यू आर पेइंग समथिंग बैक, राइट। तो आप मार्केट से जो भी कोई इनपुट परचेज करेंगे उसके बदले में आप जो भी पैसा उनको देंगे, दैट वुड बी एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ इन ओन्ड इनपुट्स इन देयर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। मान लीजिए अगर जब जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, आपके पास अपनी एक बिल्डिंग है जिसको आप फैक्ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से आपके पास अपनी लैंड है या फिर अपना खुद का एफर्ट जो आप काम में लगा रहे हैं, आप उस कॉस्ट को कभी कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई शॉप ही है, शॉप छोड़ दीजिए आप फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर आप फैक्ट्री आपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टार्ट की, जो फैक्ट्री जो है वो आपने अपनी लैंड पे जो है सेटअप की है, राइट। तो आप जब भी कॉस्ट को जोड़ेंगे, अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे, अगर एक लेमेन्स लैंग्वेज में हम देखेंगे, हमें कॉस्ट वही दिखता है जो हम खुद से पे करते हैं, लेकिन जो अपने खुद के हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनका खर्चा कभी कंसिडर नहीं करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर। मान लीजिए यहाँ पे देयर इज़ अ पर्सन हु लीव्स अ जॉब ऑफ 40,000 पर मंथ। एक पर्सन है जो कि 40,000 रुपीज़ जो है पर मंथ अर्न कर रहा है, सैलरीड जॉब है, राइट। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो अपना जॉब छोड़ रहा है और उसने और एक स्टेप लिया है। ही evicted his tenant who was paying रुपीज 60,000 पर मंथ फॉर द फैक्ट्री premises। उसने किसी पर्सन को अपना जो बिल्डिंग है फैक्ट्री प्रेमाइसिस के लिए दिया था। अब उसने उस बंदे से कहा आप अपनी फैक्ट्री बंद करो और मुझे ये फैक्ट्री ये जो बिल्डिंग है ये खाली करके दो। लेकिन वो जो टेनेंट है वो भी इसको 60,000 पर मंथ पे करता था। अब इसने क्या किया, ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, ही पेज ₹5 लाख फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स। अब इसने डिसाइड किया कि मैं खुद से अब बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और किस चीज़ का बिजनेस, लेट से गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का। और उसने ये भी डिसाइड किया कि फ़िलहाल के लिए मैं
इसके लिए जो रॉ मटेरियल मुझे परचेज करना है, उसने 5 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया। अब अगर यहाँ पे देखें आप, अगर आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें, आपको यहाँ पे अगर हम फिजिकली देखें, एक लेमैन को बस ये 5 लाख का खर्चा यहाँ पे नज़र आएगा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट दैट पर्सन हैज़ पेड। लेकिन अगर हम टोटल कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, देन वी हैव टू ऑल्सो इंक्लूड व्हाट दिस पर्सन हैज़ फॉरगॉन। इसने क्या चीज़ यहाँ पे छोड़ी है। एक तो अपना जॉब भी छोड़ा है, और जो इसको 60,000 का रेंट मिल रहा था वो भी उसने, ही हैज़ स्किप दैट, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो 5 लाख का खर्चा है, बिकॉज इसने 5 लाख जो है मार्केट से परचेज किया है रॉ मटेरियल। एक तरह का इनपुट है, नॉन फैक्टर इनपुट है, जो इसने मार्केट से परचेज किया है। फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, 1 लाख। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारा यहाँ पे दो तरह के हैं। एक तो उसने खुद का जॉब छोड़ा 40,000, ये अगर हम कंसिडर करें, और 60,000 का जो उसे रेंट मिल रहा था, ये टोटल में 1 लाख बन जाता है। तो दैट मीन्स अगर हम इसका टोटल कॉस्ट देखें, ये फैक्ट्री को स्टार्ट करने में इसको एक्चुअली ही हैज़ incurred a total cost of 6 लाख रुपीज़। बिकॉज अगर ये जॉब नहीं छोड़ता और उस टेनेंट को ये प्रमाइसिस खाली नहीं करवाता, तो फिर उसको शायद वैसे ही ये 1 लाख रुपी ये अर्न कर रहा था। तो ये 1 लाख रुपी उसने फॉरगॉन किया है, ही हैज़ लेफ्ट इट, और 5 लाख रुपए जो है उसने खुद अपने जेब से निकाले हैं, और ये बिजनेस जो है सेटअप किया है। तो टोटल कॉस्ट इज एक्चुअली 6 लाख। इसको थोड़ा सा और हम एलॉबरेट करते हैं यहाँ पे। और एक तरह की एक क्लासिफिकेशन जो हम देख सकते हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग वर्सेस इकोनॉमिक कॉस्ट। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, इसको हम दूसरी टर्मिनोलॉजी में अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, बिकॉज जो अकाउंटिंग कॉस्ट है उसका एक स्पेसिफिक मॉनेटरी वैल्यू होता है जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इसने 5 लाख अपनी जेब से पे किया, जब भी ये रिकॉर्ड करेगा बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन, तो ये क्या लिखेगा, ही विल राइट कि मैंने 5 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया है। वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी ये एंट्री नहीं करेगा कि मैंने 1 लाख का जो है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ पे दिया है, या फिर मैंने 40,000 रुपये की पर मंथ की जॉब छोड़ी है, मैंने 60,000 पर मंथ का रेंट जो है वो लाइक फोरगो किया है। दैट वॉन्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वहाँ पे क्या रिकॉर्ड होगा, जो इसने एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख का रॉ मटेरियल जो है वो परचेज किया। दीज कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड अकाउंटेड फॉर, राइट। क्योंकि ये कॉस्ट हमें जो है, जैसे मैंने कहा था कि ये दिख जाते हैं, ये मेजर भी किए जा सकते हैं, और दे कैन बी अकाउंटेड फॉर। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मैंने कहा था, वेजेस जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे एक बार आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली, और कैपिटल कॉस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री एंड बिल्डिंग। फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। उस टाइम पे अगर हमारा प्रॉफिट देखना होगा, वो हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बाहर करके हमारा प्रॉफिट दिख जाएगा। अब अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें, इसको हम रियल कॉस्ट भी कहते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स द अकाउंटिंग कॉस्ट, बट दे ऑल्सो इंक्लूड द इम्प्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करके, जैसे हमने इस एग्जांपल में अभी देखा था, यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो वो 6 लाख बन जाता है। 5 लाख का एक्सप्लिसिट कॉस्ट और 1 लाख का इम्प्लिसिट कॉस्ट। द टोटल कॉस्ट इज 6 लाख। दिस इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक कॉस्ट। अब और एक तरह की कैटेगरी जो है कॉस्ट में, दैट इज द सेलिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल ऑफ ए कमोडिटी। अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी डायरेक्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा लगता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन एक बार प्रोडक्ट बन गया, उसको प्रमोट करना है, उसकी सेल करनी है, लेट अस से एडवर्टीजमेंट्स लाइक उस पर हमें खर्चा करना है, या फिर हमें सेल किसी तरह से प्रमोट करनी है, उस पर जो भी खर्चा आएगा, दोज आर कॉल्ड एज द सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। जो हमारे रॉ मटेरियल है, या फिर जो हमारे मशीनरी है, जो भी हमारा फैक्टर या नॉन फैक्टर इनपुट है, उस पर जो भी हमारा खर्चा होगा, जो हमारा फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्शन कॉस्ट। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब होता है, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी सच एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आप मान लीजिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप
रॉ मटेरियल खरीदते हैं, लेट अस से आप यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन टूल्स, राइट। तो आप यहाँ पे अगर आयरन को एज अ रॉ मटेरियल मान के चलते हैं, तो आयरन जो है फाइनल प्रोडक्ट में उसका डायरेक्ट एक कंट्रीब्यूशन है। जितना आप आयरन परचेज करेंगे, जितना आपके पास आयरन होगा, उस उतने ही ज़्यादा आपके पास आयरन के टूल्स बनेंगे, राइट। और आयरन टूल्स बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो उसके डायरेक्ट रॉ मटेरियल में जो खर्चा आएगा, दैट विल बी अ डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। मतलब विच कैन बी एट्रीब्यूटेड एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या किसी पर्टिकुलर लाइक थिंग पे, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम को हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये इस पे ये खर्चा हुआ है। जबकि हम अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, विच में नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू आउटपुट बट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल एक्टिविटीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। मान लीजिए आपके पास जो आयरन टूल्स हैं, आयरन टूल्स बनाने बनाने के साथ साथ आप कुछ और भी मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन आपके पास जो शोरूम है वो एक ही शोरूम है। तो अब इस शोरूम में आयरन टूल्स भी सेल हो रहे हैं और कुछ और प्रोडक्ट्स भी, आयरन रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी सेल हो रहे हैं। तो दैट मीन्स इस टाइम पे आप इन कॉस्ट को किसी डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट के साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज कॉस्ट्स आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट आइटम्स। अलग अलग आइटम पे ये इस तरह का खर्चा हो रहा है। दोज आर कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें, इसमें जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, किस वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा या कांस्टेंट रहेगा, या किस तरह से हम अपने फैक्ट्री को कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं, अपने प्रोसेस को कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं, इट विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। वन ऑफ देम इज़ प्राइस ऑफ इनपुट्स। जितना हमारे रॉ मटेरियल का, हमारे लेबर का, कैपिटल का जितना भी प्राइस बढ़ता जाएगा, उतना ही जो है प्राइस आउटपुट का भी बढ़ेगा, दैट मीन्स कॉस्ट भी बढ़ेगा। और जितना इनका प्राइस रिड्यूस होगा, उतना ही हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स, हमारी जो फैक्ट्री है उसमें हमारी जितनी भी मशीनरी है, अगर वो एफिशिएंट है, अगर वो टाइमली काम करते हैं और बहुत कम रिसोर्सेज यूज़ करके हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है, तो दैट मीन्स उस टाइम पे हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होगा। और अगर हमारी फैक्ट्रीज, हमारा लेबर उतना एफिशिएंट नहीं है, तो हमारे कॉस्ट इंक्रीज होंगे। टेक्नोलॉजी कितनी सोफेस्टिकेटेड है, जितनी हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड होती है, उतनी ही उतने हम ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बनते जाते हैं और हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। लेवल ऑफ आउटपुट, अगर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उस केस में हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा, बिकॉज उसके लिए जितना हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, और ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए तो हमारा price of raw material is directly like directly proportional to the cost of the raw material, right। तो जितना हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और उतना ही हमारा कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। Thank you very much for your time. Hope you have understood every part of this lecture. Thanks.